Welcome to Knowledge Money. So in this video we are going to do 20 MCQs on general arithmetic यानी कि सामान्य अंकगणित. So this video will help you to strong your arithmetic part if you are preparing for principal, vice principal in NCT, EMRS, KVS, NVS and other examinations. So let's start the video. So आज का पहला सवाल है which two digit number is less than the sum of the square of its digits by 11 and exceeds their double product by 5. यानी कि दो अंकों की कौन सी संख्या उसके अंकों के वर्ग के योग से 11 कम है और उनके गुणनफल के दोगुने से 5 अधिक है. तो ऑप्शन है हमारे पास 15 एंड 95, बी ओनली 95, सी 95, 95, 15 एंड 1 2 3 4 5, डी नन ऑफ द अबव. तो इसका सही जवाब है ए 15 एंड 95. तो देखते हैं कि ये जवाब कैसे आया. सब इसके सीधा तरीका है कि हमें सारी जितने भी नंबर्स ऑप्शन में दिए गए हैं उनको चेक करना है कि वो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. तो सबसे पहले 95 को चेक करेंगे कि वो तीनों ऑप्शन में है. तो 95 को चेक कर रहे हैं. फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं कि 95 फॉलो करता है या नहीं. तो पहली कंडीशन है हमारे पास कि किसी जो टू डिजिट नंबर है उसकी फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर सम सेकंड डिजिट का स्क्वायर वो एक्सीड करता है 11 उस रियल डिजिट से. यानी कि ये देखिए आप इक्वेशन देखिए तब आपको समझ में आएगा. -95 आपको 11 मिल रहा है. तो चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं. 95 11 106 माइनस 95 11. यस, यानी कि ये 95 फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई है उसको फॉलो कर रहा है. सेकेंड कंडीशन देखते हैं. इनके प्रोडक्ट का अगर हम दोगुना कर दें तो वो 5 कम होगा खुद 95 से. तो देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं. 45 5 95 माइनस 90 इज इक्वल टू 5 5. यानी कि ये सेकेंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है विच मीन्स कि ये सही है. तो 95 तो सही है यानी कि डी तो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है. सेकेंड एक बात आप गौर करें. यहाँ से हम बिना कैलकुलेशन के एक चीज और देख सकते हैं कि इसने बोला है कि कौन से टू डिजिट नंबर यहाँ पे साफ साफ बोला गया है दो अंकों की संख्या. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो 5 अंकों की संख्या हो गई है ना. 5 डिजिट नंबर है तो ये तो ऑलरेडी गलत हो ही गया है. यानी कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. खुद लिख के 95 यानी कि 15 हमें चेक करना ही पड़ेगा. तो देखते हैं 15 को. अब हम 15 को देखते हैं कि क्या ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं. 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 11. 1 प्लस 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 11. 26 माइनस 15 इज इक्वल टू 11. 11 इज इक्वल टू 11 यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है. सेकेंड देख लेते हैं. हम यहीं से छोड़ के नहीं जाएंगे. तो 1 इंटू 25 दोगुना किया इसका ये 5 के बराबर होना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग. तो ये आ गया 10 5. यस, ये सेकेंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है. तो यानी कि ए इसका सही ऑप्शन होगा जो कि है बी हमने अभी देखा. तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है. ए बॉक्स कंटेन्स 2 टेनिस 3 क्रिकेट 4 स्क्विश बॉल्स. 3 balls are drawn in succession with रिप्लेसमेंट. तो इस बात पर आप ध्यान देना कि यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट बोला है इसने. विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट से बहुत चीजें बदल जाती हैं. फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज अ टेनिस बॉल, द सेकंड इज अ क्रिकेट बॉल एंड थर्ड इज अ स्क्विश बॉल.
एक बॉक्स में 2 टेनिस, 3 क्रिकेट और 4 स्क्वैश गेंदें हैं। प्रतिस्थापन के साथ क्रमिक रूप से 3 गेंदें खींची जाती हैं। पहली टेनिस बॉल, दूसरी क्रिकेट बॉल और तीसरी स्क्वैश बॉल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन है हमारे पास ए 5 अपॉन 243, बी 8 अपॉन 243, सी 4 अपॉन 243, डी 7 अपॉन 243। तो देखते हैं इसका सही जवाब। सो द राइट आंसर इज बी 8 अपॉन 243। अब देखते हैं कि इस 8 अपॉन 243 आया कैसे। yes. तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें ये चीजें पता है कि हमारे पास एक बॉक्स में 2 टेनिस बॉल है, 3 क्रिकेट बॉल है, 4 स्क्वैश बॉल है। ठीक है, इतनी बॉल्स है हमारे पास। तो देखते हैं कि टोटल बॉल्स कितनी है, कुल हमारे पास कितनी गेंदें हैं। तो कुल हमारे पास 9 गेंदें हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रायिकता फाइंड करते हैं। ठीक है, जो कंडीशन हमें दी गई है कि हम लगातार बॉल्स को उठाते हैं, एक एक बॉल को उठाते हैं हर टाइप की। पहले हम टेनिस की बॉल को उठाएंगे, फिर हम क्रिकेट की बॉल को उठाएंगे, फिर हम स्क्वैश की बॉल्स को उठाएंगे। ठीक है, क्रमिक। और हम एक बॉल को निकालने के बाद दूसरी बॉल को तब तक नहीं उठाएंगे तब तक हम उस बॉल को वापस न डाल दें, क्योंकि इसने विद रिप्लेसमेंट बोला है, यानी इसने बोला है कि हम दूसरी बॉल को तब तक नहीं निकालेंगे जब तक हम पहली बॉल को वापस न डाल दें। तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आएगी 2/9 टेनिस बॉल को निकालने के लिए, फिर 3/9 क्रिकेट बॉल को निकालने के लिए, 4/9। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/243। तो देखिए यहाँ पर अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता, मान लीजिए कि अब केस आता है विदाउट रिप्लेसमेंट का, विदाउट रिप्लेसमेंट का अगर वो बोलते तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते। देखिए आप थोड़ा समझ लीजिए इसको। विदाउट रिप्लेसमेंट का बोलते तो 2/9 तो सही रहता, यहाँ पर आपको 2/9 तो सही रहता। फिर आपके पास था क्रिकेट की बॉल निकालते समय, क्रिकेट की बॉल को निकालते समय टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं 8, क्योंकि आपने एक बॉल निकाल चुके हैं आप। फिर स्क्वैश को बॉल को निकालते समय टोटल आउटकम्स हो जाते हैं आपके पास 7। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो हमारा आंसर आता उस समय 1/21। तो अगर किसी का 1/21 आंसर आया है तो उसकी यही मिस्टेक है कि उसने विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ उसको कर दिया है। देखिए जो हमारा आंसर यहाँ पे बताया गया था वही हमारा आंसर आया है। इसमें मेन बात थी, इस पर गौर करना कि विद रिप्लेसमेंट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद सोडा कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर so as to make profit of 25% by selling the diluted liquid at ₹13.75 per liter। ₹12 प्रति लीटर कीमत वाले मिश्रित सोडा में किस अनुपात में पानी मिलाने पर मिश्रित तरल को 13.75 प्रति लीटर रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 10:1, बी 11:1, सी 1:11, डी 12:1। तो इसका सही जवाब होगा सी 1:11। तो देखते हैं कि ये जवाब कैसे आया। देखिए, तो यहाँ पर इसने बोला है हमें रेशियो फाइंड करना है वाटर और सोडा का, जो हम आपस में मिक्स करते हैं। तो एक सोडा में हम कितना वाटर मिक्स करें कि हमें प्रॉफिट हो जाए 25% का, अगर हम उसको 13.75 पर लीटर में बेचें। तो सबसे पहले सोडा की हमें कॉस्ट पता लगानी पड़ेगी, दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सोडा। कॉस्ट ऑफ सोडा इज
₹12 पर लीटर। कॉस्ट ऑफ वाटर देख लेते हैं कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर की कोई भी कॉस्ट नहीं दी गई है तो हम इसको फ्री मानेंगे, तभी तो वो वाटर मिला रहा है क्योंकि वो फ्री है। और इन दोनों को हम किस रेशियो में, किस अनुपात में हम इन दोनों को मिक्स करें कि हम जब इसे कितने में बेचे, 13.75 पर लीटर में बेचे तो हमें 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, एक चीज मान लेते हैं कि जो सोडा है वो हम हमारे 1 लीटर में, हम 1 लीटर हमने दोनों को मिक्स करके 1 लीटर बनाया, हम 1 लीटर मानकर चलेंगे पूरे इसमें ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो 1 लीटर मान के चलेंगे हम, तो 1 लीटर में सोडा की जो मात्रा है वो x है, ये मान लीजिए, और वाटर की मात्रा है वो है 1 - x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है कि 1 - x है वो वाटर की मात्रा है और x है सोडा की मात्रा है। तो देखिए, प्रॉफिट गिवन है और प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फिर भी मैं लिख देती हूँ कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्रॉफिट परसेंट, ये है लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना दिया गया है, 25 दिया गया है ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब 1 लीटर को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 13.75 में बेच रहे हैं ना, और हमने खरीदा 1 लीटर को कितने रुपए में खरीदा है हमने, ये आप ध्यान दीजिए कि 1 लीटर को हमने कितने रुपए में खरीदा है, हमने इसे खरीदा है 12x रुपए में। क्यों, क्योंकि बाकी जो है वो तो पानी है ना, उसके तो पैसे हमने दिए ही नहीं है ना, तो हमने तो सिर्फ इतना ही सोडा खरीदा और उसमें पानी मिला दिया, तो 12x। ठीक है, ये होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो अब ये जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 13.75 माइनस 12x अपॉन 12x मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट हमारे पास है 25, 100 एंड 13.75 माइनस 12x। आगे कैलकुलेशन है, यहाँ से हमें x की वैल्यू है फाइंड करनी है, तो थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। फिर आ जाएगा ये 12x 4 मल्टीप्लाई बाय 13.75 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 12x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x प्लस में 48x, क्योंकि ये वहां से इधर आया है, और ये आ जाएगा 55, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 x एंड 55, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 55 एंड 60। ओके, और फिर 1 - x की वैल्यू, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है ना, हमें फाइंड करना है 1 - x अपॉन में x, तो 1 - x कितना हो जाएगा, 1 माइनस 55 अपॉन में ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/60, यानी कि वाटर इतना है। अब दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे अपॉन में 55 अपॉन में 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/11, यानी कि 1:11, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 1:11 इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। तो हाँ, यही हमारा आंसर भी आया है, तो ये सही होगा 1:11। इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, फोर्थ क्वेश्चन। A bartender stole champagne from a bottle that contained 50% of spirit, and he replaced what he had stolen with champagne having 20% spirit. ठीक है, the bottle then contained only 25% spirit. How much of the bottle did he steal? ठीक, एक बारटेंडर ने 50% स्पिरिट वाली बोतल से शैंपेन चुराया और उसने जो चुराया था उसे 20% स्पिरिट वाले शैंपेन से बदल दिया। बोतल में अब बोतल में अब केवल 25% स्पिरिट बची है। उसने कितनी शैंपेन चुराई? ठीक है,
हमारे पास ऑप्शन है ए 80.00%, बी 83.33%, सी 85.71%, डी 88.88%। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि 83.33%। तो काफी मुश्किल सा इसका जवाब है, अजीब सा जवाब है इसका। तो देखते हैं इस सवाल को भी, इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन होगी और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक बारटेंडर था, उसने शैंपेन चुराई। एक ऐसी शैंपेन थी, एक ऐसी शैंपेन थी जो कि जिसमें ना 50%, हम मान रहे हैं कि है ना वो 100 ग्राम थी वो शैंपेन। ठीक है, 100 ग्राम मान के करें ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो 50 ग्राम उसमें क्या था, स्पिरिट थी। 50 ग्राम उसमें थी स्पिरिट, और 50 क्या थी, शैंपेन थी। ठीक है, 50 थी उसमें शैंपेन। अब देखिए, जो बारटेंडर था उसने इस जो 50 प्लस 50 का ये था ना शैंपेन, उसमें से उसने ना आधा शैंपेन चुरा लिया। अब ये थोड़ा सोचिए कि जब वो आधा शैंपेन चुराएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई स्पिरिट कितनी है, ये हमें कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, कि स्पिरिट हमारे पास कितनी है और शैंपेन हमारे पास कितनी है। ठीक है, 50 थी, 50 थी, उसने कितनी चुरा ली उसने। जब कुछ भी ना पता हो तो हम उसको मानेंगे एक्स, कि उसने एक्स चुरा लिया। तो उसने जो 100 ग्राम की शैंपेन थी उसमें से उसने एक्स चुरा ली। अब ये आप गौर से देखिए इस चीज को, अगर वो एक्स चुरा रहा है, यानी कि स्पिरिट जो उसने एक्स चुराई है, उसमें स्पिरिट कितनी हो, कितनी चुराई उसने, x/2 उसने स्पिरिट चुराई, क्योंकि आधी स्पिरिट थी ना, और x/2 ही उसने शैंपेन चुराई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हमें कि भाई उसने एक्स चुराई है तो हाफ उसने स्पिरिट चुराई है एंड हाफ उसने शैंपेन चुराई है। अब फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि कहीं सभी को शक ना हो जाए, तो थोड़ी दूसरी शैंपेन उसमें मिला दी उसने, उतनी जितनी उसने चुराई थी वापस मिला दी, ताकि किसी को पता ना चले कि अभी चोरी भी हुई है इसमें, नहीं हुई है। तो उसने एक ऐसी शैंपेन उसमें मिला दी जिसमें कितना स्पिरिट था, ओनली 20% स्पिरिट था जिसमें। पहली वाली में 50% स्पिरिट था, अब उसने ऐसी शैंपेन उसमें मिला दी जिसमें ओनली 20% स्पिरिट वॉज प्रेजेंट। तो देखिए, शैंपेन उसने जितनी चुराई थी उसने वापस डाल दी, पर अलग टाइप की, इसमें 20% तो स्पिरिट है और बाकी 80% क्या है उसमें शैंपेन है। तो अब देखिए, अब उसने वापस डालेगा वो, तो उसने कितनी स्पिरिट वापस मिलाई, ये हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी स्पिरिट अब वापस उस बोतल को मिल गई। तो एक्स उसने चुराई थी, एक्स उसने जब एक्स ही वो वापस करेगा, तो एक्स जब वो वापस करा उसका 20% उसमें स्पिरिट है, क्योंकि ये तो पहले ही बोल दिया गया है ना कि स्पिरिट तो 20% है उसमें। तो जितनी उसने वापस डाल रहा है उसमें 20% तो स्पिरिट है, 80% शैंपेन है। तो यहाँ से इतनी बात तो पता लगी भाई, x/5 उसने वापस दे दी उसको, मतलब स्पिरिट में कितना जुड़ गया, x/5। ठीक है, x/5 उसमें वापस जुड़ गया, और शैंपेन में कितना जुड़ा है, 80/100 कर लो इसको आप। ठीक है, 4/5, यानी कि 4x/5 क्या है, शैंपेन में जुड़ गया। ठीक है, तो यहां से ये देखिए स्पिरिट कितना हो गया हमारे पास, चोरी भी हुआ वापस भी आया, सबको कैलकुलेट करके हमें पता लगा कि हमारे पास स्पिरिट है। अब स्पिरिट हमारे पास इतना है। ठीक है, और शैंपेन कितनी है, अब शैंपेन अब हमारे पास है कितनी, 4x/5। ठीक है, अब इसने बोला है कि जब सब कुछ मिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, जब किसी ने उसको खोला ना, तो उसको पता लगा इसमें तो 25% स्पिरिट है। ठीक है, 25% स्पिरिट है उसमें। तो यानी कि 25% का मतलब समझ रहे हो आप, हमने 100 ग्राम मान किया था, तो मतलब 25 ग्राम ही उसमें स्पिरिट है। तो 50 माइनस x/2, यानी कि टोटल उसमें स्पिरिट कितनी है उसने पता लगा दी भाई, 25 ग्राम ही है इसमें स्पिरिट। तो वाह, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम x को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और हमें x ही चाहिए। ठीक है,
कि भाई उसने बोला टोटल स्पिरिट तो निकाल, टोटल स्पिरिट की तो लिखी हुई है हमने, टोटल स्पिरिट हमारे हिसाब से ये है और शैम्पेन हमारे हिसाब से ये है, पर एक ने उसको पूरा कैलकुलेट कर एक नंबर ही बता दिया कि हमें 25 ग्राम उसमें स्पिरिट है। ठीक है, तो यहां से हम एक्स आसानी से निकाल सकते हैं कि ये देखिए एक्स हम निकाल लेते हैं यहां से। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी है यहाँ पर। 2x माइनस 5x 10 प्लस 50, ठीक है, तो 25 एंड 3x बाय 10 250 एंड 3। ये देखिए अब जब आप 250 एंड 3 करोगे ना तो आपको वही आंसर मिलेगा जिसके लिए आपने इतनी सारी कैलकुलेशन की है। ठीक है, 83.33, यानी कि उसने कितनी चुराई, 83.33 ग्राम उसने चुराई। तो मतलब 83 हम परसेंट मान के ग्राम मान के चले थे ना उसको, तो अभी 83.3% से चुराई, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमको पता ही है। ये देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा 83.3। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें थी पर बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। A music system when sold for rupees 4500 gives a loss of 16.66% to the merchant who sells it. Calculate his loss or gain percent if he sells it for rupees 5703.75। एक म्यूजिक सिस्टम जब 4500 रुपए में बेचा जाता है तो इसे बेचने वाले व्यापारी को 16.66% का नुकसान झेलना पड़ता है। यदि वह इसे 5703.75 रुपए में बेचता है तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा कि यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट के टर्म्स में दिया हुआ है, यानी कि अगर हमको एक बार पता लग गया कि प्रॉफिट हुआ है तो दो ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो जाएंगे लॉस वाले। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ए लॉस ऑफ 5.625, बी प्रॉफिट ऑफ 8.33%, सी लॉस ऑफ 7.0%, डी प्रॉफिट ऑफ 5.6%। तो सही जवाब इसका होगा यस, डी इज द राइट ऑप्शन। प्रॉफिट होगा उसे 5.6% का। अब देखते हैं कि ये सब कैसे आया। ये बहुत ही आसान तरीका, अगर आपको लॉस का फॉर्मूला पता है और आपको पता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अब क्या होता है तो आपको ये बहुत आसानी से पता लग जाएगा। लॉस का फॉर्मूला पहले हम कर लेते हैं। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, लॉस परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं भाई पिछली बार देखा था, ये याद किया था भी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन में कॉस्ट प्राइस, पर ये जो पिछली बार याद किया था वो प्रॉफिट का फॉर्मूला था, बट नाउ दिस टाइम दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें कॉस्ट प्राइस आगे करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस कब होता है, लॉस कब आता है जब हम उसे ज्यादा रुपए में खरीदते हैं, उसकी जो प्राइस होती है वो ज्यादा होती है और हम उसे कम रुपए में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस उसका कम होता है, तभी तो इनका जो सब्ट्रैक्शन हम करेंगे वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव परसेंट आएगा। तो यहाँ पर देखिए तभी हमने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस किया। क्या हमें सेलिंग प्राइस पता है, क्वेश्चन को देखकर क्या हमें पता लग रहा है सेलिंग प्राइस क्या है? यस, हमें सेलिंग प्राइस से पता लग रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 4500। क्या हमें कॉस्ट प्राइस पता लग रहा है? नहीं, कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं एक्स। क्या हमें लॉस परसेंट पता लग रहा है, जो नुकसान हुआ है हानि का प्रतिशत क्या हमें पता है, पता है 16.66%, ये चीजें हमें पता है। तो क्या हम इसमें पुट करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है जिसके लिए कॉस्ट प्राइस निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वाला भी हमें सेलिंग प्राइस पता है और कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है। तो रियल तो देखें कि रियल कितने का है वो, तभी हमें पता लगेगा कि उसे अगली बार जब वो 5703.75 का बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो रियल इसकी प्राइस कितनी है। तो यहाँ पर हम ये इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे
फिर हम कोशिश करेंगे कुछ तो कुछ निकालने की। x माइनस ये कर देते हैं 4,500, यहाँ पे कर देते हैं x, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1666 x माइनस 4,500, तो 4,500 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 0.166 x। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कोस्ट जो प्राइस है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं क्या आएगा। 0.8334x450। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अभी हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है उसका प्राइस, रियल प्राइस। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। पर हमें पता लगा कि इसका जो रियल प्राइस था वो तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर हाँ ज्यादा था। ठीक है, तो ये हमारे पास था उसका प्राइस, कोस्ट प्राइस। मतलब वो रियल में इतने पैसों का था पर उसे बेचा गया सिर्फ इतने पैसों का, तो ऑफ कोर्स जो व्यापारी है उसको तो नुकसान होना ही है। ठीक है, तो ये इतने पैसों का उसने बेचा था। ठीक है, तब उसे लॉस हुआ था 16.66% का, मतलब रियल प्राइस इसका इतना है। अब देखिए, अब आपको एक चीज पता लगने वाली है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अगर हम इसको 5,703.75 में बेचे तो देखिए ये इतने का है और हम इसको ज्यादा में बेचे तो ऑफकोर्स हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो यानी कि जो ये पीछे हमारे पास लॉस के जो ऑप्शंस हैं वो हम ऑलरेडी कैंसिल इनको कर देंगे। अब हमें सिंपल सी बात है, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, हमें कॉस्ट प्राइस भी पता है, हमें सेलिंग प्राइस भी पता है, प्रॉफिट तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला भी पता है। ये फॉर्मूला उल्टा है लॉस परसेंट के फॉर्मूले से। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है क्योंकि प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट लिख रहे हो ना, प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट अकेला नहीं लिख सकते, प्रॉफिट परसेंट है ये। अब हम लिख दीजिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, लिखिए सेलिंग प्राइस 5703.75 माइनस कॉस्ट प्राइस होगा ये, यहाँ पे भी लिख दीजिए 5399157 प्रॉफिट। थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये चीज पता चलेगी कि इसका रियल जो आंसर होगा वो होगा 5.6%। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, यानी कि 5.6 हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। अगर वो बैठा बैठा सोच रहा है कि अगर वो इतने का बेच देता ना, इसको इतने का बेच देता तो उससे ना प्रॉफिट हो जाता उसको, वो लॉस नहीं झेलना पड़ता उसको। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो ये आ गया है, बी ऑप्शन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा ओरली इसको हम कर लेंगे। इफ अ प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन 2 years, then interest R% is compounded half yearly। अब इस चीज पे आपको गौर करना चाहिए, इससे ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। एंड इफ द सेम प्रिंसिपल Q in 2 years, then interest S% is compounded annually, then which of the following is true। यदि एक मूलधन P 2 वर्षों में Q हो जाता है जब ब्याज R% अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक संयोजित है, और यदि समान सिद्धांत P 2 वर्षों में Q हो जाता है जब ब्याज दर S% वार्षिक रूप से है, वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ए, आर इज ग्रेटर देन एस, यानी कि आर बड़ा है एस से। इसका साइन होता है जिसकी तरफ ये होता है मतलब वो चीज बड़ी है। ठीक है, 2 बड़ा है 1 से, ये साइन इधर है तो मतलब ये बड़ा है। ठीक है, बी, आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू एस। सी, आर इज लेस देन एस। डी, नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए
पी क्यू हो रहा है 2 इयर्स में, 2 साल में, जब उस पे आर प्रतिशत लग रहा है, पर ये हाफ ईयरली के लिए लग रहा है, वो हाफ ईयरली के लिए लग रहा है, तब भी वो क्यू हो रहा है 2 साल में, और ये एनुअली के लिए लग रहा है, तब वो 2 साल में क्यू हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि आर है वो लेस देन होगा एस। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ये ठीक सही सवाल था। 7. A dishonest milkman 1 liter of water for every 3 liters of milk. एक मिनट, मिक्स यहाँ पे आएगा। A dishonest milkman mixed 1 liter of water for every 3 liters of milk and thus up 36 liters of milk. If he now adds 15 liters of milk to the mixture, find the ratio of milk and water in the mixture. एक बेईमान दूध वाला हर 3 लीटर दूध के लिए 1 लीटर पानी और इस तरह 36 लीटर दूध बना लेता है। यदि वह अब मिश्रण में 15 लीटर दूध मिलाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या कीजिए। ऑप्शन हमारे पास ए 12:5, दूध और पानी का अनुपात बोला ना, तो ये है दूध का अनुपात, ये है पानी का अनुपात, ठीक है। बी ऑप्शन है 14:3, सी 7:2, डी 9:4। तो देखते हैं इसका तरीका क्या होगा करने का। राइट ऑप्शन देख लेते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास बी 14:3, 14:3 इसका सही जवाब होगा। तो देख लेते हैं जवाब कैसे आएगा। 3 लीटर दूध में, मिल्क में 1 लीटर वाटर मिला रहा है, तो बाद में जो दूध मिलता है, पानी और दूध का अनुपात है वो कितना है, रेशियो कितना है, 3:1 है। तो यानी कि एक जो आपके पास एक 36 लीटर का मिल्क है, उसमें असली दूध की मात्रा कितनी होगी, 3x, और पानी की मात्रा कितनी होगी, x, ठीक है। ये तो है मिल्क की मात्रा और ये है वाटर की मात्रा, ठीक है। x मान लेते हैं, रियल हमें नहीं पता था इसलिए हम x मान रहे हैं कि x पानी की, अगर x पानी की है दूध की कितनी होगी, 3 गुना है ना दूध, तो दूध की होगी 3x, ठीक है। तो ऐसे वो मिलाता है, x मान लेते हैं पानी है, उसका 3 गुना क्या है, दूध है। तो 3x प्लस x विल बी इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x एंड 36, सो x इज इक्वल टू 9। यानी कि वाटर कितना है, 36 लीटर दूध है, उसमें वाटर कितना है, 9 लीटर्स, ओके। और उसमें मिल्क, रियल जो मिल्क है वो कितना है, वो है हमारे पास 27 लीटर्स, ओके, ठीक है। ये हमारे पास एक चीज आ गई। अब देखते हैं इसका क्या यूज होने वाला भी है या नहीं। तो अब इसने क्या है कि ना, इफ ही नाउ एड्स 15 लीटर्स ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर, यानी कि हमें मिक्सचर तो हमने पता लगा लिया है कि इसमें 9 लीटर तो वाटर है और 27 लीटर्स में मिल्क है, टोटल 36 लीटर का जो मिल्क है उसमें इतना है। अगर उसने थोड़ा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा ही पानी पानी लग रहा है, ये दूध तो लग ही नहीं रहा है, तो थोड़ा और हम इसमें दूध मिला देते हैं। कितना मिला देते हैं, 15 लीटर और मिला देते हैं इसमें। तो अब बताइए मुझे कि पानी कितना होगा, क्योंकि पानी तो उतना ही रहेगा ना, 9 लीटर, और मिल्क कितना हो जाएगा अब, क्योंकि उसने मिल्क मिलाया है ना, तो मिल्क कितना हो जाएगा, तो लगा लीजिए 42 लीटर अब मिल्क हो जाएगा। हाँ, अब लगेगा वो बिल्कुल प्योर जैसा, प्योर है नहीं, प्योर जैसा लगेगा, ठीक है। ये 9 लीटर है, ये 42 लीटर है। अब उसने बोला इसका रेशियो बता दो हमें। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मतलब कंफ्यूजिंग है नहीं ऑप्शन, पर अगर आप 9:42 कर दो ना, तो चीजें बदल जाती है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में थी, थर्ड क्वेश्चन में थी। तो यहाँ पे बोला भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछना है, तो आपको पहले मिल्क रखना है, मिल्क रखना है, और फिर बाद में रखना है, अपॉन में रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको रखना है वाटर, ठीक है, नीचे आपको रखना है वाटर। तो अब यहाँ से जब अपने निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 14, यानी कि 14:3 आएगा। अगर उसको थोड़ा और इसे कंफ्यूजिंग करना था तो वो 3:14 दे सकता था, तब आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, अगर आप आंसर भी निकाल लेते तो भी कोई फायदा रहता नहीं इसका। तो 14:3 इसका आंसर आ जाएगा, दूध और पानी। तो सही जवाब, हाँ, तो 14:3 इसका सही जवाब है, ठीक है। ठीक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे।
एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। Ajay and Vijay undertake to do a piece of work for rupees 200. Ajay alone can do it in 24 days while Vijay alone can do it in 30 days. With the help of Pradeep, they finish the work in 12 days. How much should Pradeep get for his work? यानी कि अजय और 200 रुपए के लिए एक काम करने का वजन देते हैं। अजय अकेला इसे 24 दिनों में कर सकता है, जबकि विजय अकेला इसे 30 दिनों में कर सकता है। यानी कि अजय की एफिशिएंसी ज्यादा है विजय से। प्रदीप की सहायता से वे कार्य को 12 ही दिनों में समाप्त करते हैं। तो ये हाउ की वजह से आया है, ये HPW। तो बताइए प्रदीप को उसके काम के लिए क्या कुछ मिलेगा, मतलब कितने रुपए उसको अपने काम के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर वो प्रदीप की मदद लेते हैं तो उन्हें उस प्रदीप को उसका कितना हिस्सा मिलेगा। काम तो अजय और विजय दोनों ने लिया था पहले, फिर उन्होंने सोचा कि हमें जल्दी जल्दी से निपटा लेंगे, अगर हम प्रदीप की हेल्प ले लेंगे तो उन्होंने उसकी हेल्प ली। तो प्रदीप को वो कितने रुपए देंगे उस 200 रुपए में से। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ए ₹20, बी ₹100, सी ₹180, डी ₹50। ठीक है, तो सही जवाब होगा इसका ए इसका सही जवाब होगा। तो देखते हैं कि ये सही जवाब कैसे आया। देखिए, अजय उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 24 डेज में कर रहा है। अजय उस काम को 24 डेज में कर रहा है, यानी कि अजय एक दिन में अजय कितना काम करता है? अजय करता है, ए मान लेते हैं, A/24। ठीक है, एक दिन में अजय इतना काम करता है, इतना वर्क करता है अजय एक दिन में। विजय का देख लेते हैं अभी। विजय उस काम को 30 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में विजय इतना काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, यहां से आपको पता लग गया हो कि अजय ज्यादा काम कर रहा है विजय से। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारे पास आ गया, इसको हटा देते हैं। ये अजय का है, ये विजय का है कि प्रदीप एक दिन में कितना काम करता है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि प्रदीप अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो हम मानेंगे कि प्रदीप एक दिन में ना 1/x काम करता है। ठीक है, 1/x वो काम करता है एक दिन में। पर हमें टोटल पता है कि प्रदीप के साथ मिलकर वो सब इस काम को 12 दिन में करते हैं। मतलब 12 दिन में करते तो एक दिन का वो कितना काम करते हैं? 1/12। ठीक है, क्योंकि एक दिन का ये इतना काम कर रहा है, ये इतना, टोटल काम उनका 1/12 हो रहा है ना, सबका मिला के 1/12 हो रहा है। और हमें निकालना है प्रदीप का एक दिन का काम कितना है। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर इसकी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हम कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास आ जाएगा 1/x/1/20, यानी कि प्रदीप की एक दिन के काम करने की एफिशिएंसी इतनी है। एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी इतनी है, तो 12 दिन में प्रदीप कितना काम करेगा? प्रदीप 12 दिन में काम करेगा, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/10। जब वो काम ही 10वें हिस्से का कर रहा है तो उसे पैसे भी 10वें हिस्से के मिलेंगे। तो 200 का 10वां हिस्सा क्या होगा? 20 रुपए। तो प्रदीप को रुपए मिलेंगे 20, जो कि हमारा आंसर है। ये आ गया हमारा आंसर, 20 रुपए। अगले सवाल पर चलते हैं। 9th question. There are two pipes in a tank. Pipe A is for filling the tank and pipe B is for emptying the tank. If A can fill the tank in 10 hours and B can empty the tank in 15 hours, then find how many hours will it take to completely fill a half empty tank. एक टैंक में दो पाइप है। पाइप ए टैंक को भरने के लिए है और पाइप बी टैंक को खाली करने के लिए है।
यदि ए टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और बी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि आधा खाली टैंक को पूरी तरह से भरने के कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए 30 आवर्स, बी 15 आवर्स, सी 20 आवर्स, डी 33.33 आवर्स। तो इसका सही जवाब होगा बी 15 आवर्स, यानी कि आधे भरे हुए टैंक को पूरा भरने के लिए हमें कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे। लेकिन एक पाइप उसे खाली भी तो कर रही है ना, अगर उसे खाली ना करे तो हम जल्दी भर दें उसको। ठीक है, देखते हैं कि कैसे 15 घंटे आएगा इसका आंसर। पाइप ए की बात करते हैं पहले। पाइप ए की बात करते हैं। पाइप ए जो उसको भर रही है, वो एक टैंक को 10 घंटे में भर सकती है। ठीक है, एक टैंक को 10 घंटे में भर सकती है, यानी कि एक घंटे में वो कितने टैंक को भर देगी, कितने मतलब कितना टैंक भर देगी? 1/10वें भाग तक वो भर देगी उस टैंक को। उस टैंक के 1/10वें भाग को वो भर देगी। 1/10 पोर्शन को वो 10th पोर्शन को वो भर देगी। ठीक है, पाइप डी है उसको खाली कर देती है, 1/15 पार्ट को खाली कर देती है। ठीक है, इतना वो खाली कर देती है उसको। तो एक घंटे में आप मुझे बताइए, हमें फाइंड करना है भी एक घंटे में कितना पोर्शन भरा जा चुका है। ओनली भरने वाले पोर्शन को हम फाइंड करेंगे, एक घंटे में कितना पोर्शन भर चुका, भर सकती है दोनों पाइप्स, क्योंकि एक खला रही है एक भर रही है। तो ये होगा हमारे पास ये, यानी कि 15 माइनस 10, 15 10, 5/15 10, 1/2, 1/30, यानी कि एक घंटे में इतना पोर्शन वो दोनों मिला के भर सकते हैं। ठीक है, इतना पोर्शन वो एक घंटे में भर सकती है। ठीक है, तो 1 आवर में वो इतना पोर्शन भर सकती है। ठीक है, पर अब हमें फाइंड करना है कि भाई टोटल पोर्शन को भरने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। जब वो 1 आवर में इतना पोर्शन भर सकती है, तो टोटल पोर्शन को भरने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? टोटल पोर्शन को भरने के लिए उसे 30 आवर्स लगेगा। अगर वो 1 आवर में 1/30 पार्ट भर रही है उसका, तो पूरे पार्ट को भरने के लिए, पूरे टैंक को भरने के लिए उसे 30 आवर्स लगेंगे। ठीक है, 30 आवर्स से तो पूरे टैंक को भरने के लिए लगेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख के ये मत कर लेना कि यही इसका आंसर होगा। नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि हाफ टैंक कितने में भरेगा। ठीक है, हाफ टैंक पूछा है, ये तो टोटल भर रही है ना, टोटल टैंक को भर रही है। टोटल टैंक हमारा भरा जा रहा है 30 आवर्स में, पर हमें बताना है कि हाफ टैंक है वो कितने आवर्स में भरा जाएगा। सीधी सी बात है, ये भरा जाएगा 15 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये ना कि ये। तो यही सही ऑप्शन था वैसे भी। हाँ, तो ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। टू ट्रेन्स रनिंग विद स्पीड इन रेशियो 2 क्रॉस अ पॉल इन सेम टाइम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लेंथ? 3:2 के अनुपात में गति से चलने वाली दो ट्रेनें एक ही समय में एक पोल को पार करती हैं, तो बताइए उनकी लंबाई का अनुपात। ऑप्शन हमारे पास ए 2:3, बी 4:9, सी 1:4, डी 3:2। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि 3:2, यानी कि उनकी लेंथ का जो रेशियो है वो है 3:2, यानी कि स्पीड का रेशियो लेंथ का रेशियो दोनों सेम ही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, उनकी स्पीड्स का रेशियो क्या है। जो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है हम उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। 3:2, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो ट्रेन 1 है ना, वो 3x से चल रही है, और ट्रेन 2 है ना, वो 2x से चल रही है। हमें x नहीं पता। ट्रेन 1 कितना टाइम लगा रही है? ट्रेन 1 t लगा रही है। ट्रेन 2 कितना टाइम लगा रही है? दोनों सेम ही तो टाइम लगा रही है पार करने के लिए। अब लेंथ देख लेते हैं ट्रेन 1 की। ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। ठीक है, ये टाइम है,
और ये टाइम। अब देख लीजिए, लेंथ हमें पता नहीं है, ठीक है, लेंथ हमें नहीं पता है, पर हमें एक चीज पता है कि मैं लेंथ क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये चीज मुझे पता है, ठीक है, ये होती है लेंथ। स्पीड क्या है, ट्रेन वन की बात करी जा रही है, यहाँ पर ट्रेन वन की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेन टू की बात करी जाएगी। स्पीड क्या है यहाँ पे, 3x1 है, टाइम क्या है, t है, ओके, L1 ये है। ट्रेन टू के लिए देखते हैं, वेलोसिटी लिख लो, बात सेम है, ठीक है, एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसकी, 2x2, ट्रेन टू की बात करें, टाइम क्या, टाइम दोनों का सेम ही है, L2। हमें पता क्या लगाना है, हमें जो दोनों ट्रेन है ना उनका रेशियो पता लगाना है, दोनों ट्रेन का, ठीक है। तो यानी कि हमें L1 बाय L2 फाइंड करना है। क्या हम फाइंड कर सकते हैं L1 बाय L2? एक मिनट, ये तो x ही रहेगा ना सभी का, ये तो नहीं चेंज होगा ना, ये तो x है, ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इंटू में टी अपॉन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये जाएगा यहाँ से, ये जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास आ गया 3/2, यानी कि L1 रेशियो L2 होगा 3/2। दिस इज द राइट आंसर, ये हमें पहले मिला था 3/2, सही जवाब है इसका। आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना।